दोस्तों मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, है ना, अर्थशास्त्र। क्लास 10th का अर्थशास्त्र चैप्टर 2 होगा और इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र एवं, है ना, राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य मतलब राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब दोस्तों क्या होता है? देश। इस चैप्टर का नाम ही राज्य एवं यानी राज्य यानी अपने राज्य एवं और राष्ट्र यानी देश की आय मतलब आय आमदनी, यानी हमारे राज्य की आमदनी क्या है ना, हमारे राष्ट्र की आमदनी क्या है। आमदनी मतलब पैसा का स्रोत, आने का स्रोत। भारत की आमदनी कितना है प्रति व्यक्ति, और हम लोग बिहार में पढ़ते हैं तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है। इनके बारे में जितना भी चर्चा होगा, इस सारे चर्चा हमको चैप्टर 2 में करना है। हमको नहीं, आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, है ना, वहाँ पे इस चैप्टर 2 में सिर्फ आमदनी की ही बात की जाएगी कि मेरी आमदनी कितनी है, खर्च कितना होता है ना, तो बचता कितना है। इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया होगा कि आप लोग क्या पढ़ना है। पैसे संबंधित बातचीत को हम लोग क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। तो हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का अर्थशास्त्र। क्या पढ़ाएंगे? क्लास 10th का अर्थशास्त्र। हम आप लोगों के लिए ऐसा चीज़ लेकर आए हैं जो अगर आप किताब नहीं पढ़े होंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं याद होता होगा, अगर इस पूरे मेरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको, हम कहते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है ना? कब? जब आप अपनी नज़र हमारे वीडियो पर बनाए रखेंगे, तब आपको पूरी बातें हम याद कराएंगे यहीं पे। जितना देर का वीडियो बनेगा उतने देर के वीडियो में। ठीक है ना? तो चलिए समझ गए। राज्य मतलब राज्य यानी बिहार राज्य। राज्य मतलब बिहार राज्य। और राष्ट्र मतलब अपना देश यानी भारत। क्या हो गया? भारत। आय मतलब आमदनी। आय मतलब आमदनी। कोई दिक्कत ना है। इनके बारे में हम लोग को इसमें क्लास में आज पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, हाँ, तो दोस्तों यह देख रहे हैं विषय अर्थशास्त्र का चैप्टर 2। मेरा मोबाइल नंबर है 8809754459। इस नंबर पे आप PDF ले सकते हैं और आप इस नंबर से अपनी तैयारी को, है ना, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा संपर्क सूत्र है। अब चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आय क्या है दोस्तों? सबसे पहले पढ़ते हैं आय क्या है। थोड़ा हम बड़ा कर ले कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा, बड़ा कर लेते, थोड़ा बड़ा कर लेते, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आय क्या है। आय एग्जाम पूछेगा आय क्या है, तो इसके बारे में डिफिनेशन बहुत लोग बहुत तरह के देते हैं। बहुत से टीचर है ना, इसके डिफिनेशन बहुत तरह के देते हैं। आपके बुक में कुछ और लिखे हैं, आप गाइड से कहीं और कुछ पढ़े हैं, है ना। तो आपके सुविधा के लिए हम आपके आय का डिफिनेशन यानी आय क्या है, आय क्या है, एग्जाम में लिख सके, है ना, इसके लिए हम आपके लिए बहुत अच्छे से इसका डिफिनेशन लिख करके लाए हैं। तो दोस्तों आय क्या है? आय मतलब आमदनी। आय मतलब आमदनी। थोड़ा देर समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई, है ना, ये कोई लड़का है और ये लड़का क्या करता है? कहीं काम करता है ना। ये क्या करता है? कहीं काम करता है। तो जहाँ भी काम करेगा लड़का, तो दिन में जाएगा 9 बजे और शाम के आएगा यह, है ना, 4 बजे। कितना बजे आएगा? 4 बजे। दिन के जाएगा 9 बजे और शाम को आएगा 4 बजे। इतने टाइम तक, इतने समयों तक, यानी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जिनके यहाँ खटेगा, काम करेगा, चाहे वह काम शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। शारीरिक कहने का मतलब शरीर से, मानसिक मतलब दिमाग से। यह लड़का कहीं भी जाए काम करने, 9 बजे जाते हैं, है ना, और 4 बजे शाम को आए, वह काम कोई भी करे, शारीरिक करे या मानसिक करे, और काम करने के बाद में शाम को जब रिटर्न हो तब मालिक से पैसा मांगे कि आज हमने दिन भर काम किया है, इसका पैसा आप दे दीजिए, है ना।
तो वही पैसा उसकी आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय। क्या कहलाता है? आय। तो बहुत लोग क्या करते हैं, है ना, कहीं नौकरी करके पैसा प्राप्त करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो दुकान चला करके कहीं ना कहीं से आय तो प्राप्त करते नहीं करते हैं। तो इसी के लिए यह लड़का जो है बहुत परिश्रमी है और यह काम बहुत ईमानदारी से किया। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करने के बाद में जितना मजदूरी है 300 रुपया इन्होंने ले लिया और अपने घर चलाया। तो यह इनकी आय कहलाया। क्या कहलाया? आय। क्या कहलाया? आय। कोई दिक्कत ना है? यह क्या कहलाया? आय। पहले समझ लेंगे, उसके बाद में, है ना, इसके आय किसे कहते हैं डिफिनेशन को समझ कर याद कर लेंगे। ठीक है ना? समझ गए? अब ये अपने घर आएंगे। कहाँ आएंगे? घर आएंगे तो अपने घर में बोलेंगे, है ना, अपने घर में बोलेंगे कि देखिए हम 300 रुपया कमा कर लाए हैं। कितना लगा है? 300, है ना। तो 300 कमा कर लाए हैं। तो इसके कुछ बच्चे हैं। तो छोटका उन्हें रो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास पेंसिल नहीं है। छोटका कह रहा है पेंसिल नहीं है। मझिला कह रहा है कॉपी नहीं है ना। अब बड़का कह रहा है कि मेरे पास शॉर्ट नहीं है। बबिया कह रही है मेरे पास, है ना, किताब नहीं है। सब अपना अपना सुना दिया। तो ये क्या करेंगे, है ना, यहाँ से चलेंगे आ जाएंगे तो छोटका के लिए 10 रुपया का कॉपी ले लेंगे, है ना, इसके लिए पेंसिल 10 रुपया का ले लेंगे, इस बड़का के लिए क्या ले लेंगे? 5 रुपये का शॉर्ट ले लेंगे, इसके लिए बबिया के लिए, है ना, 50 रुपया के अपना जो वस्तु है उसको ले लेंगे, है ना। अभी जोड़िए पूरा कितना हो गया? जोड़ देंगे तो 0 5 के 5 2 5 7 75 रुपया। यानी कमाए कितना? 300। कमाए कितना? 300। तो अपने बच्चों के लिए 75 रुपया खर्च कर दिए। क्या कर दिए? 75 रुपया खर्च। 75 रुपया खर्च। कितना खर्च कर दिए? 75 रुपया। तो यह इनकी खर्चा हो गया। 75 रुपया क्या हो गया दोस्तों? इनकी खर्चा हो गया। ये 75 रुपया क्या हो गया? इनकी खर्चा। क्या हो गया? कमाए कितना थे? 300। कमाए कितना थे? 300। अभी 300 में 75 रुपया घटा देंगे तो 225, यानी इनके पास अब 225 रुपया बच गया। अब यहाँ से घर चले ही, कहाँ चले? घर। लड़का घर चले तो इनकी वाइफ कह रही है ना कि मेरे पास साड़ी नहीं है ना। तो ई गए तो 50 रुपये का साड़ी खरीद लिए। 50 रुपये के साड़ी खरीद लिए। तो कमाए उसमें से खरीदेंगे। 50 रुपये का साड़ी खरीद लिए तो कितना बच गया अब इनके पास? पहले कितना? 225 बचा था ना, अब 175 रुपया। यानी अब इनकी आय जो बचत रुपया हो गया वो कितना? 175 रुपया। 175। अब 175 से जब घर चलेंगे तो पता लगे कि जो जहाँ से दूध लाते हैं वह दूध वाला आकर इनके दरवाजे पर खड़ा है। तो इस दूध वाले को, है ना, हिसाब देना है। दूध वाले क्या देना है? हिसाब देना है। इस दूध वाले को क्या देना है? हिसाब देना है। मान लीजिए 50 रुपया। कितना देना है? 50 रुपया। तो कितना बच गया? तो 175 बचा था ना। अब इसमें से 50 रुपया दूध वाला को देंगे। किसको दे देंगे? दूध वाला को। अब बोलिए कितना बच गया? 125। कितना बच गया? 125। अब इस 125 का कोई भी कहीं खर्चा नहीं है तो यह इनकी बचत कहलाएगा। यह इनकी बचत क्या कहलाएगा? अच्छा, अब बताइए, अगर किसी व्यक्ति की अगर आय अगर कम हो तब बचत कम होगी ज़्यादा होगा? कम होगा। किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा होगा तब बचत कम की ज़्यादा? आपसे कोई पूछेगा कि बचत किसे कहते हैं, लड़का बचत किसे कहते हैं, तो कहिएगा सीधा। कोई पूछेगा या एग्जाम में पूछेगा बचत किसे कहते हैं, तो अभी हमने बताया ना, कमाया कितना? 300। यानी आय। क्या कहें? आय। कमाया कितना? 300। कमाया कितना था? 300 रुपया। कितना कमाया था? 300। और खर्च कितना किया था? मान लीजिए खर्च कर दिया, मान लीजिए 200 रुपया खर्च कर दिया। क्या कर दिया? 200 खर्च। जो बच गया क्या कहलाएगा? ये बचत। क्या कहलाएगा? आपसे एग्जाम में पूछेगा बचत किसे कहते हैं, तो कहिएगा आय तथा, है ना, खर्च के अंतर को बचत कहते हैं। कोई दिक्कत? आय, है ना, और खर्च के अंतर को, अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब घटाना। बचत किसे कहते हैं, तो कहिएगा आय, है ना, और खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? बचत। आय मतलब जो कमाते हैं, आय मतलब लिखा जाएगा ना,
आय और है ना खर्च के अंतर क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। बचत मतलब बचा लेना, बचत मतलब बचा लेना। आप लोग बचाते नहीं बचाते हैं? अरे उज्जवल बचाता है ना, बचा लेता है सब कोई। अगर मान लीजिए आपके आए लड़का, आपके पापा जी 5 रुपये दिए, जाइए स्कूल जा रहे हैं, एक 5 रुपये ले लीजिए है ना, एगो बिस्किट किन के खा लीजिएगा, तो आप जाइए है ना, तो उसका 2 रुपये का बिस्किट 3 रुपये बचा लीजिए है ना, तो यह आपकी बचत। अभी ना कि गए 5 बिस्किटों खा लिया, 5 रुपये कर्जो चढ़ा लीजिए, तो बचत थोड़े कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो आपकी अगर जितनी ज़्यादा आय होगा उतने ज़्यादा क्या होगा? बचत। क्या होगा? बचत। गलती की सही? तो क्वेश्चन पूछेगा बचत क्या है, तो कहिएगा आय और खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? बचत। ओके, लेकिन अभी तक हम लोग ये ना पढ़ा कि आय किसे कहते हैं। आय किसे कहते हैं? आपके अंदर छरपट्टी हो रहा है कि किसे कहते हैं कि नहीं, तो चलिए इस छरपट्टी को हम दूर करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, आय किसे कहते हैं? तो कहिएगा समाज का हर वह व्यक्ति, समाज का हर वह व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा, परिश्रम मतलब मेहनत के द्वारा, परिश्रम मतलब मेहनत के द्वारा जो अर्जित करता है, यानी जो धन अर्जित करता है, वह अर्जित संपत्ति उसकी आय मानी जाती है। समाज में हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है, क्या करता है? अर्जित, जो संपत्ति अर्जित करे उसे आय कहते हैं। कोई दिक्कत है? आय एग्जाम पूछेगा आय किसे कहते हैं, तो कहिएगा समाज का हर वह व्यक्ति जो है ना अपने परिश्रम के द्वारा धन को अर्जित करता है, धन को अर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं? आय। जैसे अभी हम एक मिनट, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसे ही थोड़ा पढ़ा रहे हैं, आप हमको पैसा दीजिएगा, फिर दीजिए, तो हम मेहनत किए कि नहीं किए? परिश्रम किए कि नहीं किए? अभी होता हम आते ए पढ़ लो, अच्छा माथा दर्द कर, रोज इसी तरह करे, सर जी तो साहब रोज बहाने बनाते हैं ना, कहिएगा सीधे रोज बहाने बनाते हैं, तो क्या हमारी आमदनी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो अगर हम आप मेहनत करते हैं, आपसे परिश्रम करते हैं है ना, इस परिश्रम के दौरान जो हमारा समय लग रहा है, इस समय का मुआवजा आप लोग दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। अब वाले फीस कितना दे, उससे कोई मतलब नहीं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो यही मेरी क्या आय, क्या कहलाया? आय। तो एग्जाम में लिखा जाएगा ना आय किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि समाज का हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है वह अर्जित संपत्ति आय कहलाती है। क्या कहलाती है? आय। ना लिखा जाएगा। अब इसको दूसरे शब्दों में जो आपके है ना किताब में दिया हुआ है, दूसरे शब्दों में दोस्तों ध्यान देंगे। अथवा अगर वो नहीं लिखने का मन करे तो इसको भी आप लिख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति है ना किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करे, शारीरिक मतलब शरीर से, एक खेत में जो कुदाल चलाने वाला व्यक्ति होता है वह शारीरिक कार्य करता है। कौन क्या करता है? शारीरिक। तो उस तरह से यानी शरीर से कार्य करने वाले को शारीरिक क्या कहेंगे? शारीरिक। और जो माइंड से, अपने दिमाग से जो कार्य करते हैं उसे मानसिक। तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह शारीरिक कार्य है कि मानसिक कार्य है? मानसिक कार्य है ना। तो कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, जो पारिश्रमिक यानी जो श्रम किए, इस श्रम के बदले में जो धन मिले, क्या मिले? धन, उस व्यक्ति की आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय। बोलिए आय समझ में आया कि नहीं आया? लिखा जाएगा आय किसे कहते हैं, लिखा जाएगा ना। आपको मर्जी करे तो ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, या मर्जी करे तो आप है ना नीचे वाले लिख सकते हैं। दोनों एकदम क्या है? सही है। कोई दोनों में से एक एग्जाम में लिख सकते हैं। आपके अगर एक प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत समझ में कि नहीं है? अब कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि समाज का हर वह व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा डैश डैश अर्जित करता है। ऑप्शन में रहेगा है ना, ऑप्शन में रहेगा समय, आय है ना, एक में और दे देगा, इसी में दे देगा कि बहादुरी, और डी में दे देगा सभी। तो कथी मारिएगा? आय। कथी मारिएगा? आय।
क्या प्राप्त करता है दोस्तों? आय। कौन प्राप्त करता है? जो कार्य करता है वह, जो कार्य करता है वह। टोपी समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों कहा गया है किसी भी ध्यान सुनेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए है ना उसके नागरिकों की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय संपन्नता एवं विपन्नता का प्रतीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो है ना, यानी उसका इंडिकेट मतलब होता है दिखाना, इंडिकेट मतलब दिखाना, यानी वो धनी है कि गरीब है वह उसके है ना आय पर ही निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आय। संपन्नता मतलब संपन्न, संपन्नता मतलब संपन्न, और विपन्नता मतलब गरीब, विपन्नता मतलब गरीब। कोई दिक्कत नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति अगर होगा है ना तो उसके आय के दौरान हम बता सकते हैं कि गरीब है कि धनी है। किसके द्वारा बता सकते हैं जी? आय से बता सकते हैं कि यह व्यक्ति गरीब है कि धनी है। संपन्नता मतलब समृद्ध, संपन्नता मतलब यानी सब कुछ से समृद्ध है ना, पैसा धन गाड़ी खेत गृहस्थी सब कुछ है ना, इसको संपन्नता। अब विपन्नता का मतलब होता है गरीब, विपन्नता का मतलब गरीब। तो बोलिए हर समाज के लिए पहलू है कि नहीं है? क्या पहलू है जी? आय। क्या है? आय। यानी आय से हम किसी व्यक्ति की है ना उसकी पूरी स्थिति को बता सकते हैं कि यह व्यक्ति धनी है कि गरीब है, धनी है कि गरीब। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत है ना अथवा समाज की आय डैश एंड डैश और डैश है, डैश का प्रतीक है। तो क्या मारेंगे? संपन्नता और विपन्नता, संपन्नता और विपन्नता। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामाजिक आय ठीक है तब संपन्न है, सामाजिक आय खराब है तो अब गरीब है। बात समझ ना रहा? तो कौन दो प्रतीक है? दो प्रतीक क्या क्या है? संपन्नता और विपन्नता। यह कब हम दिखा सकते हैं? जब हमारी आय अच्छी रहेगी तब, आय अच्छी रहेगी तब। और जब आय अच्छी नहीं है तो क्या हम बता सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। देश अथवा राज्य के आय के आधार पर, देश अथवा राज्य के आय के आधार पर उसे विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। यानी किसी भी देश को हम विकासशील में रखें आकि विकसित में रखें, ये हम कैसे करेंगे? तो ना उसे हम जनसंख्या आधार पर कर सकते हैं, ना उसे हम और किसी विधि से नहीं कर सकते हैं। मात्र एक ही उपाय है जो उसकी आय। क्या है? आय। यानी कहेगा कि किसके आधार पर किसी देश या राज्य को विकसित या विकासशील श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या मारेंगे दोस्तों? आय। क्या मारेंगे? आय। यानी आय के आधार पर किसी देश को है ना हम विकासशील या विकसित श्रेणी में रख सकते हैं। किसके आधार पर? किसके आधार पर? आय के आधार पर। किस में रख सकते हैं? विकसित या विकासशील, या विकासशील। कोई दिक्कत है ना है दोस्तों? अगला है भारत के गोवा, दिल्ली, हरियाणा में जो आय है लोगों की, जो लोगों की आय है यह समृद्ध माना जाता है। समृद्ध मतलब सब कुछ से अच्छा, भूकंप नहीं आया, समझे? समृद्ध मतलब सब कुछ से अच्छा, हवा आया, ठीक है ना? यानी कहेगा कि भारत के किन किन राज्यों में, भारत के किन किन राज्यों में है ना आय समृद्ध माना जाता है। तो कहिएगा गोवा, दिल्ली और हरियाणा। गोवा, दिल्ली और हरियाणा, इनकी जो आय है एकदम समृद्ध माना जाता है। लेकिन हम लोग रहते हैं बिहार में, भी बिहार की बात नहीं चला, बिहार की स्थिति क्या है, क्या हो? तो चलिए आगे मिलेगा। हम लोग पूरी उत्तेजना के साथ रहेंगे, उत्साह के साथ रहेंगे, हमारे बिहार के बारे में भी मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके आधार पर किसी देश को विकासशील या विकसित श्रेणी में रख सकते हैं? आय के आधार पर। आय के आधार पर, आय के आधार पर। सामाजिक आय के आधार पर है ना डैश डैश का प्रतीक बताया गया है। संपन्नता और विपन्नता, संपन्नता और विपन्नता, यह प्रतीक बताया गया है। कोई दिक्कत है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। जहाँ दूसरी ओर, जहाँ बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है ना, और कौन?
मध्य प्रदेश को विकास के निचले श्रेणी में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? अब देखिए आ गया ना, कहाँ रखा गया है? निचले श्रेणी में रखा गया है। आ गया ना, यानी कहेगा विकास के उच्च श्रेणी में भारत के कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो विकास के उच्च श्रेणी में रखा गया है। तो कथी मारेंगे? गोवा, दिल्ली, हरियाणा। गोवा, दिल्ली यह उच्च श्रेणी में है, जबकि निचले श्रेणी में, विकास के निचले श्रेणी में बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा यह निचले श्रेणी में रखा गया है विकास के मामले में। किसके मामले में? विकास के मामले में। अब बोलिए, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार जो है ना, विकास के मामले में ऊपर है या नीचे? कहाँ है? नीचे है। बिहार है ना। अब बिहार क्यों नीचे है, तो इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ना है। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है ना, वह विकास के निचले श्रेणी में है। विकास के निचले श्रेणी में, विकास के निचले श्रेणी में कौन कौन? बहुत अच्छा। उसी प्रकार अगर विश्व की बात करें, पूरे विश्व की, अभी तो हम लोग भारत में बात कर रहे हैं, तो भारत में बात की है तो गोवा, दिल्ली, हरियाणा आगे है और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा पीछे है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जापान और अमेरिका को समृद्ध माना जाता है। जापान और अमेरिका को समृद्ध, और भारत को है ना निचले, है ना, विकास के मामले में बताया गया है। यानी समृद्ध किसको, पूरे विश्व में समृद्ध किसको माना गया है? जापान और अमेरिका। और निचले श्रेणी में किसको माना गया है? भारत को। ये पूरे हम विश्व की बात की है, तब कहेगा विश्व में है ना विकास के क्षेत्र में सबसे समृद्ध किसको माना गया है? तो ऑप्शन रहेगा गोवा, जापान, अमेरिका। तो कथी मारिएगा? जापान और अमेरिका। जब विश्व की बात करेगा लड़का, जब विश्व की बात करेगा तो वहाँ पे आप अमेरिका और जापान लगाइए। क्या लगाइएगा? अमेरिका और जापान, अमेरिका और जापान। कोई डाउट है ना? है आगे आते हैं। अब दोस्तों है, बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य है। बिहार कैसा है? अत्यंत गरीब और पिछड़ा राज्य है। कैसा राज्य है? पिछड़ा। कहेगा बिहार कैसा राज्य है? तो ऑप्शन में रहेगा समृद्ध, पिछड़ा, है ना, मतलब ठीक ठाक, इनमें से सभी। क्या मारिएगा? पिछड़ा। क्या मारेंगे? पिछड़ा। और गरीब, पिछड़ा का मतलब होता है ना सबसे पीछा, सबसे पीछा। बहुत ऐसा लड़का है ना पढ़ने की वजह से पीछा बैठता है कि नहीं। देखिए, आगा बैठिए या पीछा बैठिए, पढ़ाई जहाँ हो वहाँ से क्लियर करके सुनना चाहिए और ध्यान लगा करके सारी बातों को है ना अपने कॉपी में और अपने माइंड में नोट करना चाहिए, तब उसको पीछा नहीं कहा जाएगा। अब मान लीजिए कोई पीछा बैठने वाला पिछड़ा थोड़ा हो सकता है, आगा बैठने वाला भी हो सकता है। अब आगा बैठा ही है, वो हमेशा कुछ दूसरा बात मन में सोचेगा, तो क्या आगे बढ़ पाएगा? तो हम आगा कब बढ़ेंगे? जब हम जो बात जो सुनते हैं, जो पढ़ाई हो रहा है, जो यहाँ पे अध्ययन कार्य हो रहा है, इसको ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद में घर पर जाने के बाद में इसके विषय पर चर्चा करेंगे, तब आप ज़्यादा विकास करेंगे, आपको ज़्यादा दिन तक यह याद रहेगा। बात समझ नहीं है ना? तो बताया गया है बिहार कैसा राज्य है? अत्यंत पिछड़ा और गरीब, अत्यंत पिछड़ा और गरीब। कौन राज्य है? बिहार। कहा गया है बिहार में निर्धनता अनुपात के आंकड़े योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किया। कब किया? मार्च 2009 में। यानी हमारे देश में बिहार को गरीब बताया गया। तो यह गरीब कब बतावल गया है कि बिहार गरीब है? तो 2009 में योजना आयोग के तहत यह बता दिया गया कि बिहार एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है। आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा है ना बिहार को क्या बताया गया, मतलब पिछड़ा एवं गरीब राज्य बताया गया है? तो योजना आयोग के द्वारा। या किस सन के द्वारा? तो 2009 के द्वारा। 2009 के द्वारा क्या बताया गया है? पिछड़ा। क्या बताया गया? पिछड़ा यानी गरीब। क्या बताया गया है? गरीब। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? आगे देखते हैं। बिहार में
41.4% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है। बसर मतलब होता है जिंदगी बिताती है। उज्जवल चलें, बसर मतलब होता है जिंदगी बिताना, जिंदगी बिताना। तो बिहार में 41.4% ऐसे आबादी हैं जो आज तक उनको है ना सही से न मकान, न रोटी, न कपड़ा मिलना है ना, उसको नहीं मिला है। यह मुश्किल है। किनको जी? बिहार के लोगों को। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं? 41%, 41.4% लोग अपना जीवन बसर है ना गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है। बात समझ में ना रहा है? कितने परसेंट लोग? 41। का मोहल्लों में बसर करते हैं? कहाँ? गरीबी रेखा के नीचे, टूटी फूटी मकानों में, झोपड़ियों में है ना उनको खाने के लिए ठीक है, ना उनको रहने के लिए ठीक है, ना सही से कपड़ा है, ना सही से अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। यह ऐसे बिहार में हमारे 41.4% लोग हैं। कितने हैं? 41.4% लोग हैं। पूछा जाएगा कि बिहार में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है, तो क्या कहेंगे? 41.4, 41.4। कोई दिक्कत नहीं ना है? बात समझ में आ रहा कि ना रहा है? आ रहा है ना? आगे दोस्तों, बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब दोस्तों होता है सबसे कम। मतलब सारा राज्य में तो ठीक ठाक है, लेकिन बिहार में बहुत कम है। न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम बहुत कम है। बहुत क्या है? कम है। इसलिए बचत भी निम्न स्तर पर होता है। बचत मतलब होता है बचाना। बचत मतलब जब आय ही कम रहेगा तो बचत ज़्यादा की कम होगा जी? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत है ना है? अगर कोई पूछेगा कि बिहार राज्य की है ना, बिहार राज्य की सबसे कम बचत क्यों है, तो कहिएगा क्योंकि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय जो है एकदम न्यूनतम है, सबसे कम है, इसीलिए बचत क्या है? कम है। बचत क्या है? कहेगा किन कारणों से बिहार की बचत कम होती है, तो बिहार की आय न्यूनतम होने के कारण। बिहार की आय न्यूनतम होने के कारण। बिहार की आय क्या है? न्यूनतम है, इसीलिए बचत क्या होता है? कम। बचत क्या होता है? कम। कोई दिक्कत? आज जब बचत कम होगा तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं ना बढ़ पाएंगे। तो बिहार का बचत कैसा है? कम। बिहार की बचत कैसा है? कम। किसके कारण? आय के कारण। किसके कारण? आय के कारण। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ऐसा किसने कहा? गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ऐसा किसने कहा? तो कहिएगा है ना, मैं रेगुलर लिख दिया है दोस्तों। रैगनर होगा। क्या होगा? रैगनर मार्क्स। यानी गरीबी गरीबी को जन्म देता है, या रैगनर्स है ना नर्स ने कहा था। कौन कहा था? रैगनर्स नर्स ने। कौन कहा था? रैगनर्स नर्स। यानी रैगनर्स नर्स जो है एक इंसान है और ये एक अर्थशास्त्री हैं। क्या है? अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने बता दिया कि जिस घर में गरीबी है वह उसका घर आगे भी गरीब बना रहेगा। तो उन्होंने बता दिया क्यों गरीब बना रहेगा, इसके पीछे कारण है ना। रैगनर नर्स ने बता दिया, ये बताया कि जो व्यक्ति गरीब है वह आगे कई पीढ़ियों तक गरीब रहेगा। वह क्यों रहेगा, तो उन्होंने इसमें कारण इन्होंने बताया। रैगनर नर्स ने बताया। यानी आपसे एग्जाम पूछेगा कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है ना, यह किसने कहा? तो रैगनर नर्स। कौन कहा? तो उन्होंने ये भी बात कहा कि आखिर गरीबी गरीबी गरीब गरीबी को जन्म देता है, यह किन कारणों से देता है? तो उन्होंने बताया कि गरीब होने के कारण उनकी आय आय कम होने के कारण उनकी जो स्थिति है वह क्या होती है? दयनीय हो जाती है। और दयनीय होने के कारण वह बचत नहीं कर पाते हैं। बचत नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में जब बचत नहीं कर पाते हैं तो अपने बच्चों को या अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। शिक्षा नहीं। अब यह शिक्षा नहीं मिलने के कारण वे लड़के आगे चलकर उनकी शादी ब्याह होती है तो साफ है ना, अपने अशिक्षा के वजह से बच्चों की जन्म बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। अधिक
मतलब 20-25 को हो जाता है बच्चे की जन्म। और इन्हीं बच्चों की जन्म के ज़्यादा होने के कारण उसका अगला आने वाला पीढ़ी क्या रहता है, गरीब। क्योंकि फिर भी इनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं ना है। अब पैसा नहीं तो क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? और जब नहीं बच्चों को पढ़ा पाएंगे तो वे बच्चा जब बड़ा होगा तो उनके पास ही ज्ञान नहीं है। अब वो भी क्या करेंगे, है ना, वो भी बच्चे की जन्म बहुत ज़्यादा करेंगे तो भी पीढ़ी गरीब बना रहेगा। तो रैगनर्स ने बता दिया कि गरीबी को जन्म देने का मात्र एक ही कारण है कि बिहार की आय, है ना, बिहार के लोगों की आय क्या है, कम है। जिन लोगों की आय कम रहेगी उनका बचत भी कम होगा, और जब बचत कम होगा तो उस घर में शिक्षा नहीं मिल पाएगा, और जब शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो वो अज्ञानी होगा, है ना, वह शिक्षा से दूर हो जाएगा। और जब शिक्षा से दूर होगा तो अपने घर में, है ना, जो जन्म दर है इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखेगा। और इसी कारणों से यह पीढ़ी गरीबी के कारण गरीबी बनते चला जाता है। ये तो हम समझा दिए, लेकिन अगर आ जाएगा गरीबी को जन्म देती है कैसे लिखें, तो इसको कैसे लिखेंगे तो दोस्तों हम आपके लिए लिख करके लाए हैं, ध्यान देंगे क्या होता है। लिखिएगा, गरीबी को इसलिए जन्म देती है कि गरीबी के कारण उनकी आय क्या होती है, कम। आय क्या होती है, कम। आय कम होने के कारण अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों का जन्म अधिक होता है। आय कम होगा, है ना, तो इनके क्या होगा, शिक्षा नहीं मिल पाएगा, और जब शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो बच्चों की जन्म क्या होगी, अधिक होगी। बच्चों जन्म क्या होगी, अधिक, और उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब होते चला जाएगा। क्या हो जाएगा, गरीब होते चला जाएगा। और गरीब का यह चक्र चलते रहता है, इसलिए गरीबी को जन्म देता है। दोस्तों लिखने वाला गलती लिख दिया है, इसको ऐसे लिखिएगा, गरीबी को जन्म कैसे देता है, तो ऐसे लिखिएगा, गरीबी को जन्म देती है कैसे, तो लिखिएगा, है ना, गरीबी को इसलिए जन्म देती है कि गरीबी के कारण उनकी आय क्या होती है, कम, और आय कम होने के कारण वह अशिक्षित रह जाते हैं, है ना, और उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है। शिक्षा नहीं मिलने के कारण बच्चों की जन्म अधिक होता है, और यह जन्म अधिक होने के कारण उनकी अगली पीढ़ी और गरीब होते चला जाता है। इसलिए कहा गया है गरीबी को जन्म देती है। बस ये थोड़ा डिफिनेशन दोस्तों लिखने वाला गलती किया है, ठीक है ना, सुधार कर हम बता देंगे, ठीक है ना, जो हम बोले हैं उसी को लिख लीजिए, ठीक है ना। आगे चले, अब दोस्तों आते हैं यहाँ, ध्यान देंगे, यहाँ आएंगे, कहा गया है भारत के सभी 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, अभी दोस्तों तो 8 है केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, कितने हैं अभी, 8 हैं, कितने हैं 8, पहले 7 था, कितना था 7, यानी आपसे पूछा जाएगा, नहीं 8 हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितनी है, 8। संख्या सर्वाधिक सितंबर 2008 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि 2008 के अनुसार, है ना, प्रति व्यक्ति आय कहाँ के लोगों की है, चंडीगढ़ की। कहाँ के लोगों की है, चंडीगढ़। कोई दिक्कत है, बात तो समझ में आ रहा है। मतलब 2008 में, है ना, एक अनुशंसा किया गया पूरे देश में, तो यह पता किया गया, चाहे यह रिपोर्ट जारी किया गया कि संपूर्ण राज्य में सबसे अधिक आय अभी चंडीगढ़ का है। किसका है, चंडीगढ़। किस सन के अनुसार, तो 2008 के अनुसार। किसके अनुसार कहेगा, है ना, कहेगा इसमें सीधे कि चंडीगढ़ की आय सर्वाधिक है। इसकी, है ना, अनुशंसा कब की गई, ऑप्शन में रहेगा 2006, 2010, 2008, 2005। क्या मानेंगे, 2008 के अनुसार चंडीगढ़ की जो आय है वह क्या माना गया, सर्वाधिक। क्या माना गया, और कितना माना गया आगे लिखा हुआ, ठीक है ना। चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 70,361 रुपया, 70,361, यानी यह ऑब्जेक्टिव भी है, इसको लगा लें, ट्रिपल स्टार लगा दें, ट्रिपल स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस साल, है ना, कि 2008 के अनुसार चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 70,361, लगभग 70,000 नहीं याद कर लीजिएगा, 70,361 रुपया इनकी आय बताई गई।
हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। चंडीगढ़ हाँ, निदेशालय के ताज़ी आंकड़ों में गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपया और दिल्ली में 50,565 रुपये बताई गई है ना। दिल्ली में कितना बताई है? 565। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि गोवा में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया है? 54,850। 54,800 गोवा की प्रति व्यक्ति आय और दिल्ली की 50,565। 50,565 सबसे अधिक किसका है? चंडीगढ़ का कितना है? 17,361 और गोवा की कितनी है? 54,850 और दिल्ली कितनी है? 50,565। 50,565। अब एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन में रहेगा 17,361, 54,850 और 50,565। तो कितनी मानेंगे? 50,565 किसकी आय है जी? इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग बिहार की बात करते हैं। अपना बिहार, अपने बिहार के बारे में जानना जरूरी है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2005 से 6 के अनुसार 6,610 रुपया है। अरे भाई कहाँ 70,000 और कहाँ 6,000? तो बोलिए बिहार की आय कितनी है प्रति व्यक्ति आय जी? 6,600। याद रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? याद रहना चाहिए। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2005 और 6 के अनुसार कितनी आय थी? 6,610 रुपया। 6,610। और सबसे अधिक किसकी है? 70,000। हमारे कहने का सातों हेरी नहीं है। हाँ बात सही है, कह रहा भेज दिया जाएगा तो ये खो जाने लगेगा कहाँ है। इसे कोई आंकड़ा है? सबके काउंट के नीचे टुकुट ताकत रही कि हमेदा बानी गलती की सही। तो बिहार की आय कितनी है? हाँ 2005 और 6 में इसको बताया गया था। अब देखें ध्यान से। बिहार के कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना का है। अब देखिए सबसे अधिक कहाँ का है? पटना का है। सबसे अधिक नहीं दिया गया लेकिन वो भी 6 के करीब में होगा। सबसे अधिक तो वही ना होगा। जब बिहार की आय 6,610 रुपया है तो अधिक कह रहा है पटना, तो उतने होगा 6,610 रुपया होगा। गलती सही। तो सबसे अधिक कहाँ की आय है? अधिक है पटना। कहेगा बिहार में सबसे अधिक आय किस जिले की है? पटना। किस जिले की है? और सबसे कम किस जिले की है? अरे बिहार में सबसे कम किस जिले की है? शिवहर। किसकी? शिवहर। बात समझ में नहीं? अगर हम पूरे राज्य की बात करें, लड़का पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में सर्वाधिक आय किस देश की है? राज्य की है? कितना है? 17,361। अच्छा गोवा कितनी है? गोवा कितनी है जी? 54,850। और दिल्ली की कितनी है? 50,565। और अपने बिहार की कितनी है? अभी बिहार में 38 जिले में बात करें, हंसियो आ रहा है, 38 जिले में बात करें तो सबसे ज्यादा आय किस जिला की है? और सबसे कम जिला किस जिला की है? तो ये दोनों नमूना है, याद करना जरूरी है कि नहीं है? एग्जाम में ये पूछ देगा कि बिहार की आय सबसे कम किस जिला की है? सबसे आय किस जिला की है? अधिक। समझा रहा ना? आगे चलेंगे। अच्छा इसको प्रस्तुत कौन करता है? कोनो एगो संस्था होगा ना, तो इसको प्रस्तुत करने के लिए एक संस्था थी, डायरेक्टर है ना लिख रहा है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना? क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टरेट
ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा ही हमारे देश की मानक आय को निर्धारित की जाती है। यानी कहेगा हमारे देश की मानक आय को कौन निर्धारित करती है? ऑप्शन में रहेगा डायरेक्टर ऑफ, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे देश की आय को क्या करती है? निर्धारित करती। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। भारत में 1868 में, है ना, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान अपनी पुस्तक, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वार्षिक व्यक्ति आय 20 रुपया, कितना बताया? यानी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसके द्वारा, है ना, भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया। तो कथी कहेंगे? दादा भाई नौरोजी। और यह कब बताया गया? 68 में। तो इसके बारे में, है ना, जो भी कुछ लिखे उस पुस्तक का नाम क्या था? चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें यह लिखा गया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। यानी कभी कभी एग्जाम में यह पूछ देगा, है ना, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, जवाहरलाल नेहरू। क्या मानेंगे? दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक में कौन सी मतलब विचार को अपना प्रस्तुत किए थे? आय। कितना आय बताए थे? 20 रुपया। कितना बताए थे? और कब